हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसंस रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले ये होता क्या है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाओ, बहुत छोटा सा फोर्स अगर लगाओ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जैसे ही आप उस फोर्स को जीरो करोगे तुरंत वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आने का प्रयास करेगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमें पता है इलास्टिसिटी में हमारे पास एक रूल होता है, एक लॉ होता है, सॉरी एक लॉ होता है जिसको बोला जाता है हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब बहुत कम स्ट्रेन है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा एक कांस्टेंट के बराबर। और ये जो कांस्टेंट है इसी को बोला जाता है इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट, या इसका एक दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट कितने प्रकार का होगा? जितने प्रकार का आपके पास स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर है नॉर्मल या वॉल्यूम स्ट्रेन, फिर तीसरा है शेयरिंग स्ट्रेन। तो 3 प्रकार का हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, जिसमें से पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग यंग मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस, और दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग आपके पास होता है वॉल्यूम के लिए होता है फिर बल्क मॉडुलस, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए क्या होता है? बल्क मॉडुलस। फिर हमारे पास तीसरे प्रकार का जो है कांस्टेंट वो क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करस्पॉन्डिंग टू शियरिंग स्ट्रेन। तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होगा? विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain is called Young's modulus of material। तो इसे क्या बोलेंगे? Young's modulus of material। ठीक है, longitudinal stress अपॉन longitudinal strain, Young's modulus इज इक्वल टू ये होता है। तो अब longitudinal stress क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, और longitudinal strain चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक रॉड था। ठीक है, तो सपोज ये एक रॉड है, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से रॉड का लेंथ कितना चेंज हो गया? लेट से इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ चेंज हो गया डेल्टा एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन का ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं एल है रॉड का, डेल्टा एल अपॉन एल, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस हमारे पास होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो बल्क मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से, और यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से। ठीक है, तो के बराबर यानी बल्क मॉडुलस बराबर नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे? माइनस डेल्टा वी। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वी, ऊपर चला जाएगा, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। तो अगर आपके पास डेल्टा पी यानी बहुत कम नॉर्मल प्रेशर है और वॉल्यूम में चेंज भी बहुत कम है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल पी अपॉन डेल वी से। फिर एक टर्म आता है बल्क मॉडुलस से ही रिलेटेड जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है?
कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1/K या 1/बल्क मॉडुलस, इसी टर्म को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये जो है ये क्या चीज़ है बल्क मॉडुलस। तो सपोज आपके पास क्या है यहाँ पे आपके पास है, मान लो एक क्यूब है। ठीक है, तो दिस इज ए क्यूब, और ये क्यूब में हमने क्या किया, नॉर्मल प्रेशर मतलब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर से है ना, एक फोर्स लगाया। तो बेसिकली जब सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। ये हो गया स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज चेंज इन प्रेशर। फिर मान लो इसका वॉल्यूम जैसे आपने फोर्स लगाया इतना छोटा हो गया। ठीक है, फोर्स लगाने के बाद इतना छोटा हो गया, तो चेंज कितना आया इसके वॉल्यूम में लेट से चेंज इन वॉल्यूम हो गया डेल्टा वी। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम माइनस डेल्टा वी अपॉन कैपिटल वी। तो बल्क मॉडुलस के से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो इस तरीके से आपके पास होता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी, 1/बल्क मॉडुलस होता है। और फिर इसके बाद है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, तो अब ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है हमें पता होना चाहिए, शेयरिंग स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग या शेयरिंग स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग। तो वो क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, सपोज आपके पास कोई एक क्यूब है, इस क्यूब के फेस यानी सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाओ और ये वाला हिस्सा फिक्स हो। तो सपोज हमने ग्लू से चिपका दिया है, ये मूव ही नहीं कर सकता सपोज फॉर एग्जाम्पल, और ऊपर हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया। जब फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला फेस थोड़ा सा आगे आ जाएगा। कितना आगे आया, ओरिजिनल पोजीशन ये थी, थोड़ा सा आगे आ गया, एक्स डिस्टेंस आ गया है। और मान लेते हैं हाइट कोन का कितना है, एच है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पोजीशन से कितना एंगल बना है, पहले ये यहाँ पे था जो व्हाइट कलर था ना, यहाँ पे था। अब जैसे फोर्स आपने लगाया इधर आ गया, तो मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, चेंज ओरिजिनल पोजीशन से, हाइट तो एच ही है, और एंगल के रिस्पेक्ट में हमने थीटा मान लिया। तो अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस ये जो फोर्स आप लगा रहे हो टेंजेंशियली, और शेयरिंग स्ट्रेन कितना होता है, टेन थीटा। अगर एंगल थीटा होगा तो टेन थीटा जो होगा वही शेयरिंग स्ट्रेन होगा। ठीक है, इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, यानी शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन को ही बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ईटा शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, कितना चेंज हुआ है ना, टेन थीटा नहीं थीटा। तो भैया टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच। यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब ट्रायंगल है तो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा लंब, और अब ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो एक्स अपान एच। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान एच। अब क्योंकि थीटा अगर बहुत छोटा है, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो टेन थीटा कितने के बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। कैसे पता, टेन थीटा का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें पहला टर्म थीटा आता है, फिर उसके बाद अदर टर्म आएंगे पावर में, थीटा के पावर में, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी सपोज 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01, 0.1 से बहुत छोटा है, एंड सो ऑन। तो टेन थीटा आपका कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, कब, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है। तो यहाँ पे हम रख दें तो इसकी वैल्यू कितनी, थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स अपान एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा का मान भी रख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए ये फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एफ बाई ए शेयरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया अपॉन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक, तो सपोज आपके पास क्या है, एक रॉड है, ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में है। आपने क्या किया, इसको एक डायरेक्शन में खींचा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स लगाया, यानी कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा इसमें, टेंसाइल स्ट्रेस।
टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो बाहर की तरफ जो आपने फोर्स लगाया है तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो होगा क्या, ये बढ़ता चला जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर की ये जो मोटाई है ये क्या हो जाएगी, पतली होती चलेगी। जैसे रबर होता है, रबर को अगर हम खींचें, सपोज ये रबर ही है, तो रबर को अगर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो इधर, इसके 90 डिग्री यानी इधर लंबवत डायरेक्शन में क्या होगा, ये पतला होता चला जाएगा, है ना। तो रॉड की लेंथ ये हो जाएगी और मोटाई इसकी कम हो जाएगी। तो ये जो मोटाई है यानी ये जो थिकनेस है रॉड की या रबर की, इसमें जो चेंज आया है इसको क्या बोला जाता है, लेटरल स्ट्रेन। इसमें जो रिलेटिव चेंज आया है इसको क्या बोला जाता है, लेटरल स्ट्रेन। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास एक रबर है, इसको हमने क्या किया, इसके लेंथ के डायरेक्शन में इसको हमने खींचा। तो लेंथ के डायरेक्शन में अगर हम रबर को खींचेंगे तो ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और पतला होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा और बढ़ता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो जब ये केस है तो इसमें दो तरीके से चेंज हो रहा है, एक तो इसका लेंथ बढ़ रहा है और एक इसका डायमीटर। अगर ये सर्कल है ना, तो डायमीटर कम होता जा रहा है। यहाँ पर डायमीटर कितना ज़्यादा था, फोर्स लगाने के बाद डायमीटर कितना कम हो गया। तो जो डायमीटर में चेंज आ रहा है यानी लंबवत, लंब में जो चेंज आ रहा है इधर, या डायमीटर में जो चेंज आ रहा है इसको बोला जाता है लेटरल स्ट्रेन। और लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो हमें पहले से पता है, उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो पॉइसन्स रेशियो जो होता है वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन यानी ये लेटरल स्ट्रेन यानी इस डायरेक्शन में रिलेटिव चेंज, इस डायरेक्शन में रिलेटिव चेंज डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो हमें पता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमीटर, डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यानी ये इतना यहाँ था फिर बाद में इतना कितना हो गया, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, तो डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल यानी ये डी है। ठीक है, तो ये होता है लेटरल स्ट्रेन। तो पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एल अपॉन एल, इसी को बोला जाता है पॉइसन्स रेशियो। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि ग्लास इज मोर इलास्टिक देन रबर। जो ग्लास हमारे पास होता है, शीशा जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर से। कैसे, देखो, इलास्टिक होने के लिए क्या कंडीशन है, इलास्टिक ज़्यादा वही होगा जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इस केस में मान लेते हैं यंग्स मॉडुलस है ना, लेंथ के डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो यंग्स मॉडुलस होगा। तो दिस इज बिकॉज फॉर ए गिवन स्ट्रेस, आप जितना फोर्स दोगे रबर में उतना फोर्स दोगे तो बहुत ज़्यादा खींच जाएगा, ग्लास में फोर्स दोगे तो उसमें चेंज बहुत कम आएगा, बहुत ही कम आएगा, है ना। तो सपोज आपके पास यहाँ पे, यहीं पे बना देते हैं हम, सपोज ये हमारे पास ग्लास है और ये हमारे पास रबर है। तो रबर में फोर्स लगाओगे इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ग्लास में फोर्स लगाओगे तो वो उतना ही रहेगा, ऑलमोस्ट चेंज बहुत कम होगा। ठीक है, तो मान लो इसमें जो चेंज हुआ है यहाँ तक चेंज हुआ फोर्स लगाने के बाद, ग्लास डेल्टा एल वन मान लेते हैं, और इसमें जो चेंज हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा एल टू। ठीक, तो इसका मतलब है सेम फोर्स के लिए ग्लास में चेंज डेल्टा एल वन का मान कम है, और सेम फोर्स के लिए रबर में जब चेंज निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा खींच जाएगा। तो इसका मतलब है हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये ऊपर चला जाएगा, सो एफ एल वन अपॉन ए डेल्टा एल वन, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं, तो एफ अपॉन ए होता है अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये एल ऊपर चला जाएगा, सो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस की डिफिनीशन। तो अब यहाँ पे ग्लास के लिए मान लेते हैं कि ग्लास है, तो ये हो जाएगा एफ एल वन, मान लेते हैं लेंथ कितनी थी, एल वन थी, और चेंज लेंथ में कितना आया, डेल्टा एल वन। रबर के लिए मान लेते सेम ही फोर्स लग रहा है, सेम एरिया है, एल टू डेल्टा एल टू। अब क्योंकि डेल्टा एल वन का मान क्या है, कम है, डेल्टा एल वन क्या है, चेंज इन द लेंथ ऑफ ग्लास, जब आप सेम फोर्स एफ लगा रहे हैं। डेल्टा एल वन का मान क्या है, कम है, डेल्टा एल टू का मान ज़्यादा है। तो जिसका डेल्टा एल वन जब कम है तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो वाई ग्लास की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई रबर से ज़्यादा होगी। ठीक है,
इसीलिए वाई ग्लास इज ग्रेटर देन वाई रबर, यानी जो ग्लास होता है वो ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि उसके लेंथ में सेम फोर्स के लिए चेंज कम आएगा। सॉरी। और रबर में चेंज ज़्यादा आएगा, तो जब चेंज इसका डेल्टा L2 का मान ज़्यादा होगा डेल्टा L1 से, तो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो क्योंकि ये न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो फॉर L1 बराबर L2 सेम लेंथ के लिए डेल्टा L1 इज लेस देन डेल्टा L2, सो वाई ग्लास इज ग्रेटर देन वाई रबर।